हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एजुकेशन हॉटस्पॉट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर हम लोग आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स वगैरह उनके सॉल्व्ड आंसर्स आप लोगों के लिए लाते हैं। आप लोगों को स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को एक बार पूरा विज़िट करके देख लेना, प्ले लिस्टें वगैरह। और आप लोगों को अगर इम्पॉर्टेंट लगता है कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है चैनल, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। और दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि आज हम लोग इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं HPTGT आर्ट्स का जो कमीशन का क्वेश्चन पेपर है उन 2000। आज हम लोग 1999 वाला करेंगे, लेकिन हम लोग 2020 तक के सारे क्वेश्चन पेपर इस प्लेलिस्ट में अपलोड करेंगे। आज है दोस्तों, हम लोग थर्ड क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले भी हम लोग 2 क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो एक तो हम लोगों ने किया 1996 वाला किया है, उसके बाद किया है हमने 98 वाला, ठीक है। आज है 1999 का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान काबुल से प्रारंभ होने वाले मार्ग पर स्थित नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, एक बताना नामक स्थान है, वो इसके ऊपर नहीं था। बाकी ये सारे जो है तो इसके ऊपर स्थित थे। अगला प्रश्न है, किस परंपरा के अनुसार अशोक ने 236 ईस्वी पूर्व में मध्य एशिया में जो खोतान की यात्रा की थी। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है दोस्तों। इसमें जो आपका राइट आंसर वो सी भी है, उसमें बोलता है कि तिब्बती परंपरा भी है। और दूसरा जो ऑप्शन है राइट, वो ऑप्शन नंबर डी भी है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा सूटेबल आंसर है वो है चीनी परंपरा दोस्तों। तो आप लोग भी इसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, चीनी परंपरा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध धर्म का सर्वास्तिवादी संप्रदाय मुख्य रूप से किस जगह पर विकसित हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयुक्त किए जाने पर प्रकाश ऊर्जा शीघ्रता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो वो है दोस्तों सेलेनियम। अगला प्रश्न है, सहायक संधि का अधिनियम किसने पारित किया था। तो वो किया था दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में राणा प्रताप अकबर से पराजित हुए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हल्दी घाटी का युद्ध। अगला प्रश्न दोस्तों, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि शहंशाह की सल्तनत पालम से यमुना तक फैली हुई थी। तो इसका राइट आंसर है नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किसने सफलतापूर्वक विद्रोह करके जहांगीर को अपने सैनिक कैंप में बंदी बना दिया था। वो थे महाबत खान। अगला प्रश्न है, वो कौन मुगल साम्राज्य था जिसका नाम रानी मुगल फरमानों पर लिखा गया था। मतलब जो उसके सभी मुगल फरमान थे, ठीक है, उनके ऊपर उसका नाम लिखा गया था। वो कौन सा साम्राज्ञी हुई दोस्तों। एक तो होता है सम्राट, एक होती है साम्राज्ञी, मतलब रानी है, ठीक है। ये ऐसी कौन सी साम्राज्ञी थी जिसका नाम जो है तो सभी मुगल फरमानों पर लिखा गया था और मुगल सिक्कों पर उत्कीर्ण कराया गया था। तो वो थी नूरजहां, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के काल में मुगल सेना का तोपखाना सर्वाधिक शक्तिशाली और विशाल था। तो वो थे औरंगजेब। अगला प्रश्न है, अंतिम जैन तीर्थकर कौन थे। तो अगले जो अंतिम जैन तीर्थकर थे वो थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने करी। इसका जो राइट आंसर है वो है विलियम हार्वे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु निम्नलिखित में से कौन से। तो यहाँ पर कोई भी इसका राइट आंसर नहीं है दोस्तों। यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। लेकिन जो थे वो थे समर्थ रामदास जी। जो इनके आध्यात्मिक गुरु थे उनका नाम था समर्थ रामदास जी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वह कौन वीर राजपूत सेना नायक था जिसने औरंगजेब के आक्रमण से मारवाड़ की रक्षा करी थी। तो वो थे दुर्गादास जी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, औरंगजेब की राजनीतिक विवेकहीनता की पराकाष्ठा थी
इनमें से कौन सी थी, उस मतलब बताती थी उसको कि वो राजनीतिक विवेकहीनता वाला व्यक्ति था। तो इसका राइट आंसर है मारवाड़ का मुगल साम्राज्य में विलय का प्रयास करना। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, 1775 में किसने बंगाल के समकालीन नवाब को बैताल या छाया पुरुष, जिसका मतलब होता है घास फूस का आदमी, कहा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने। अगला प्रश्न है, भारतीय व्यापार से कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करके उसे समस्त ब्रिटिश नागरिकों के लिए कब उन्मुक्त कर दिया गया था? तो वो कर दिया गया था 1813 ईस्वी। अगला प्रश्न है, आधुनिक ऋषि कहकर किसे संबोधित किया जाता है? वो किया जाता है महादेव गोविंद रनाडे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम अखिल भारतीय किसान संगठन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों 1936 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है 20, किस मुगल शासक के शासनकाल में सर्वाधिक दशाकाल पड़े थे? तो वो पड़े थे दोस्तों शाहजहां के काल में। अगला प्रश्न है, एक उत्तर मुगल सम्राट जिसने अपने 2.5 साल की आयु के पुत्र को पंजाब का सूबेदार और 1 साल की बेटी को उसका नायब नियुक्त कर दिया था, वो कौन था? वो था अहमद शाह। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैदिक देवताओं में किस आदि जुड़वा व्यक्ति कहा जाता था? जो वैदिक देवता थे उनमें किसे आदि जुड़वा व्यक्ति कहा जाता था? वो कहा जाता था यम और यमी को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, करनाह नामक भेड़ किस मतलब जो ये करनाह नाम की भेड़ होती है वो भारत के किस प्रांत में पाई जाती है? वो पाई जाती है दोस्तों जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में। और इसका जो राइट आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ना गुजरात में पाई जाती है, ना ही राजस्थान, ना सिक्किम, ना हरियाणा। ठीक है, पाई जाती है जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 24, हमारे देश की कुल कितनी प्रतिशत भूमि पर फल की खेती की जाती है? तो वो की जाती है 1.5%। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रति व्यक्ति वनों का क्षेत्रफल कितने हेक्टेयर है? तो वो है 0.11 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये वैसे करंट अफेयर के आ गए लेकिन फिर भी आप लोग एक बार नज़र मार लेना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस बंदरगाह को डॉल्फिन नोज नामक एक पहाड़ी मानसून पवन के झरोखे से रक्षा करती है? इसका मतलब हुआ दोस्तों कि वो कौन सा बंदरगाह है जिसको डॉल्फिन नोज नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक पहाड़ी है। ठीक है, तो जो कि आपकी रक्षा करती है किससे? मानसून पवनों के झरोखे से। ठीक है, तो कौन सा बंदरगाह है वो है दोस्तों विशाखापट्टनम। बाकी तो वो है दोस्तों तमिलनाडु की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सेंट्रोस क्या है? तो दोस्तों यह कॉफ़ी पतन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नोरबुगलिग का पैलेस कहाँ पर है? नोरबुगलिग का पैलेस कहाँ पर है? वो है ऑप्शन नंबर सी, तिब्बत में। नेक्स्ट प्रश्न है, बल्लार शाह ताप विद्युत परियोजना। ठीक है, बल्लार शाह जो ताप विद्युत केंद्र है, ठीक है, वो कहाँ पर स्थित है? वो है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो वो था 1526 ईस्वी। अगला प्रश्न है, बिद्री हस्तकला का प्रचलन देश के किस प्रांत में है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। बाकी यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश में होते हैं बिद्री हस्तकला। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गंडक नदी को जो भारत के बाहर नेपाल है वहाँ पे किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है नारायणी नदी से। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्जेंटीना और उरुग्वे में जो कोस्टल शुष्क पवनों को क्या कहा जाता है? किस नाम से जाना जाता है? उनको जाना जाता है जोंडा। अगला प्रश्न है, मकाओ चीन को कब वापस मिला, मतलब कब वापस मिल जाएगा? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था दोस्तों, और वो मिला है 1999। अगला प्रश्न है, योसेमाइट जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान कुल कितने ज़िले हैं? तो यहाँ पर अब हो सकता है चेंज भी हो गया हूँ थोड़े बहुत, तो आप लोग एक बार इसको करेक्ट करके चेक कर लेना, ठीक है। मेरे को टाइम लगा था। तो इसका जो राइट आंसर है वो था उस वक्त मतलब 1999 में था 83, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कौन सा जिला सुहाग की नगरी से जाना जाता है? जो कौन सा जिला इसको सुहाग की नगरी कहा जाता है वो है फिरोजाबाद। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उसका राइट आंसर है अलकनंदा, डी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे अल्प साक्षर जिला कौन सा है? तो वो है बहराइच। अगला प्रश्न है, इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कौन सी है? तो वो है ओबरा सोनभद्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, चाचरी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो वो है उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न है, जंग लगने पर मूल पदार्थ का भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रिटियम मतलब जो निम्नलिखित में से किसका समस्थानिक है? वो है हाइड्रोजन का समस्थानिक। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में अनिवार्य अमीनो एसिड की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 10 दोस्तों। अगला प्रश्न है 49, मांसपेशियों के संकोचन के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, Ca, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा पर दिन तथा रात की अवधि क्या होती है? वो होती है 4 सप्ताह। अगला प्रश्न है, पारिभाषिक शब्द ध्रुव तारा को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है दोस्तों पोलेरिस, ठीक है। अगला प्रश्न है, विलियम हर्शल ने सौरमंडल के किस ग्रह की खोज की थी? वो करी थी अरुण की। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडे का आवरण किस चीज़ का बना होता है? तो वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब बनाने में किस तरह के कांच का प्रयोग होता है? वो होता है पायरेक्स। नेक्स्ट प्रश्न है, साबुन निर्माण की विधि क्या कहलाती है? उसे कहते हैं दोस्तों सैपोनिफिकेशन। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गारा कामस्की किस देश से हैं? तो वो हैं अमेरिका से। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन के घटकों में से एक है, इनमें से कौन सा है प्रोटीन का घटक? वो है अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न है, आयोडीन कौन सी शैवाल से बनती है? तो वो बनती है भूरी शैवाल से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्वसन क्रिया में गायलोसिस के फलस्वरूप कौन सा अम्ल बनता है? वो बनता है पायरुविक अम्ल। अगला प्रश्न है, किसी फुटबॉल को अधिकतम दूरी तक मारने के लिए किस कोण से मारना चाहिए? तो उसको मेरे हिसाब से तो वो मारना चाहिए दोस्तों 45 डिग्री से, है ना। तो अब देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों देखिए 45। अगला प्रश्न है, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो वो है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब करी गई थी? वो की गई थी 1948 में। अगला प्रश्न है, प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों में सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण क्या है? तो वो है दोस्तों एक यौगिक। अगला प्रश्न है, संविधान का अंतिम सर्वोच्च व्याख्याकार कौन है? तो वो है सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो वो दोस्तों उस टाइम थी 18, आजकल जो है वो है 25। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति BS लाल किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो वो थे उस टाइम दोस्तों बिहार के। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत राज्यों के 4 वर्ग A, B, C और D को समाप्त कर दिया गया था? वो कर दिया गया था 7वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो वो होते हैं दोस्तों 2/3 सदस्य, ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों
के पहले समूह की सेवा कब समाप्त हुई? तो वो हुई थी 2 अप्रैल 1954 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सर्वप्रथम स्थापित कॉलेज निम्नलिखित में से कौन सा था? तो यहाँ पर दोस्तों इनमें से कोई भी नहीं इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बेगम रसूल ट्रॉफी, इसका संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है हॉकी से। अगला प्रश्न है, बाल अंडर शब्द का जो संबंध है किस खेल से है? तो यहाँ पर इनमें से किसी से भी इसका संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, बाराबती स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? वो है कटक में। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय जल मार्ग हैं? तो यहाँ पर दोस्तों इसकी जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, लेकिन टोटल जो जल मार्ग हैं वो हैं 111। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो वह कांगो। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? तो वह 19 आर्टिकल 19 में दिया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पांचजन्य द्वारा स्थापित 1 लाख रुपए का पहला नचिकेता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो वो किया गया दोस्तों रामास्वामी को। अगला प्रश्न है, जयपुर में गत 1 नवंबर 1998 को, ये दोस्तों करंट अफेयर का है फिर से, संपन्न मिस्टर इंटरनेशनल प्रतियोगिता में 1998 का मिस्टर इंटरनेशनल चुना गया था मारियो कार्बेलो को। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुचर्चित पुस्तक चार्मिंग बिल्ली, इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक हैं एलिस मैकडरमॉट। अगला प्रश्न है, झींगा उद्योग की समस्याओं पर विचार हेतु इस उद्योग से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों एवं संगठनों का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ? वो नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1999 में जो दिसंबर माह में अंतर्राष्ट्रीय कपास सम्मेलन का आयोजन होना था, जो हो गया है, वो एक नागपुर में। दोस्तों करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो फिर अब मैं इनको स्किप भी नहीं कर सकता। अगर स्किप किए तो आप लोग बोलेंगे पता नहीं कौन से क्वेश्चन गायब कर दिए इसने। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ स्थापना के 300 वर्ष के उपलक्ष्य में गुरु नानक देव के जन्म दिवस पर टाइम्स म्यूजिक द्वारा कौन सा डबल कैसेट एल्बम जारी किया गया? वो किया गया था बोले सो निहाल। अगला प्रश्न है, किस खेल पत्रिका को क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है? वो कहा जाता है विजडन को। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी करंट अफेयर का, मैं कर दूंगा इसको स्किप। अगला प्रश्न फिर से इसको स्किप कर। नेक्स्ट प्रश्न है, भीमसेन जोशी ने संगीत के किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? तो वो की है शास्त्रीय गायन में। अगला प्रश्न है, एहुद बराक किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो वो हैं दोस्तों इजराइल के, उस टाइम थे। ठीक है। अब है, नेपाली संसद ने मृत्युदंड के प्रावधान को समाप्त करने से संबंधी विधेयक को कब स्वीकृति दी? तो वो दी थी दोस्तों सितंबर 1998 में। अगला प्रश्न फिर से आ गया दोस्तों करंट अफेयर, ये भी करंट अफेयर। अगला प्रश्न है, गोविंद सागर नहर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो वो है, ये दोस्तों बिल्कुल ही गलत, अच्छा नहर है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। मैंने सोचा गोविंद सागर झील बोल रहा है, सॉरी। तो गोविंद सागर झील तो हिमाचल में है, लेकिन ये जो नहर है ये उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में पुनर्गठित अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति है, उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? वो बनाया गया था लाल कृष्ण आडवाणी को उस टाइम पे। एकदम ही दे रहे हैं दोस्तों बीच में करंट अफेयर के क्वेश्चन ना, तो फिर एकदम पता चल रहा है। अब फिर से आ गया देखो क्वेश्चन करंट अफेयर, फिर से करंट अफेयर आ गया दोस्तों।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि तमिलनाडु में महाबलीपुरम मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया? तो बनाया गया था पल्लवों के। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। ठीक है दोस्तों, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। पायरिडॉक्सिन किसका रासायनिक सूत्र है? ये दोस्तों B6 का, विटामिन B6। अगला प्रश्न है उड़ीसा, जो उड़ीसी नृत्य है वो उसका उद्गम स्थान कहाँ पर है? वो है उड़ीसा में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक संबंधी कारक असफल अनुशासन के लिए उत्तरदायी है? तो ये है दोस्तों दुर्बल व्यक्तित्व वाला शिक्षक। अगला प्रश्न है एक शिक्षक को छात्र समिति के निर्माण की सलाह दी जाती है क्योंकि? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर C, छात्रों को प्रजातांत्रिक मूल्यों का प्रशिक्षण प्रदान करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कक्षा का प्रजातांत्रिक पर्यावरण उपयुक्त होगा अगर वहाँ पर क्या होगा? अगर सभी सामान्य विकास वाले बालक, जो हमारा प्रजातांत्रिक पर्यावरण होता है वो किसके लिए उपयुक्त होगा? वो होगा दोस्तों सभी सामान्य विकास वाले बालकों के लिए, जो नॉर्मल विकास वाले बालक होते हैं उनके लिए। बाकी कुछ जो तीव्र बुद्धि वाले होते हैं उनके लिए तो आप वो तो कर लेते हैं अपना गुजारा, लेकिन जो प्रजातांत्रिक है सबको बराबर मतलब मौका मिलेगा अगर अपना कार्य करने का, या सबको मौका देंगे। क्योंकि जो तीव्र बुद्धि वाले होते हैं वो तो खुद मतलब अपॉर्चुनिटी में जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो वो सबसे पहले अपने मतलब उपस्थिति दर्ज कराते हैं, लेकिन जो धीमे या मतलब सामान्य वाले होते हैं वो थोड़ा बचते हैं इन सब चीज़ों से। तो ऐसे नेक्स्ट प्रश्न है प्रजातांत्रिक कक्षा का मूल मंत्र है? छात्रों की समान सहभागिता, छात्रों पर सीमित अंकुश, छात्रों को बढ़ने के समान अवसर। तो ये सभी इसके मूल मंत्र हैं। अगला प्रश्न है शिक्षकों के लिए ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों की मानक आचार पुस्तिका एक होते हुए भी इसमें क्षेत्रीय विभेद दृष्टिगोचर होते हैं क्योंकि? इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रामीण समुदाय एक बंद और संगठित समुदाय है। अगला प्रश्न है शिक्षक आचार संहिता क्या है? तो शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका को शिक्षक आचार संहिता कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों विद्यालय में एक शिक्षक का प्राथमिक कर्तव्य क्या होता है? तो होता है वह छात्र के हित को सर्वोच्च समझे। अगला प्रश्न है प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है? शिक्षक और अभिभावक संगठनों की। अगला प्रश्न है प्रायः प्राथमिक स्तर का शिक्षक कॉलेजों के शिक्षक की तुलना में अपने आप को हीन मानता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है वेतनमान न्यूनतम, कार्य क्षेत्र छोटा, अध्ययन प्रशिक्षण निम्न स्तर का होता है। तो ये सारे जो है तो इसके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है शिक्षण व्यवसाय की गुणवत्ता निहित है उच्चतम शिक्षकों में। ठीक है, इसकी जो शिक्षण व्यवसाय है उसकी गुणवत्ता डिपेंड करती है कि शिक्षक कितने अच्छे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्राचार्य द्वारा जो उत्तम प्रशासनिक नेतृत्व होगा वो क्या होगा? वो होगा समूह के प्रति समर्पण और उच्च मनोभाव। अगला प्रश्न है आप अपने प्राचार्य के गलत कार्यों की क्या करेंगे? उसकी आलोचना करेंगे। अगला प्रश्न है प्राचार्य को उत्तम नेता के रूप में निम्नलिखित ढंग से कार्य करना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए? उसको करना चाहिए लोकतांत्रिक एवं उत्तम व्यवहार का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। अगला प्रश्न है शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार का नेतृत्व प्रदान करना चाहिए? उसको करना चाहिए उपयुक्त सभी का संतुलित स्वरूप में, लोकतांत्रिक भी, उन्मुक्ततापूर्ण भी और प्रभुत्ववादी भी करना चाहिए। अगला है कक्षा के लिए मॉनिटर, जो नायक होता है कक्षा का, उसका चयन किया जाता है बालक की श्रेष्ठता एवं अनुशासन संबंधी गुणों के आधार पर किया जाता है चयन। अगला प्रश्न है शिक्षक द्वारा छात्रों को नेतृत्व प्रदान करने के लिए दो मौलिक विशेषताओं का होना
अवश्यभावी होता है। एक तो होती है प्रभुत्व, एक होता है अनुगमन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बालकों में आपराधिक प्रवृत्ति का जन्म उनके कुसमायोजन का परिणाम है। इसके अतिरिक्त एक और अन्य कारण है, वो क्या है? वो है मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति न हो पाना। अगला प्रश्न है दोस्तों, छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को इसलिए देना आवश्यक है क्योंकि इससे क्या होता है, अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक छात्र खेल खेल में अपने साथियों को एक झगड़ालू प्रवृत्ति का प्रदर्शन करता है तो आप क्या उपाय करेंगे? तो इसका उपाय करेंगे दोस्तों ऐसा कि उसके आक्रामक जो उसका आक्रामक व्यवहार है उसका उत्तम खेलों में स्थानांतरण कर देंगे। ठीक है, उसको अगर वो लड़ाई करता है, अगर उसको मतलब समझाओ आप, अगर वो पंचिंग वगैरह उसको शौक है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको बॉक्सिंग खिलाएंगे। ठीक है, उसका वो स्थानांतरित कर देंगे, उसकी जो एनर्जी है उसको डाइवर्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है, उस साइड को, फिर वहाँ पे वो कुछ अच्छा कर सकता है। ठीक है, वो अगर वो गुस्से वाला है तो उसको वैसी गेम वगैरह देंगे ताकि वो फिर अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर सके। अगला प्रश्न है, यदि प्रतिभाशाली छात्र कक्षा में समस्याएं उत्पन्न करता है तो इसका संभावित कारण क्या है? तो इसका जो संभावित कारण है वो है आपके शिक्षण में कमी है। अगला प्रश्न, छात्रों को अनुशासित करने का उच्चतम प्रयास है। इसका उच्चतम प्रयास ये है दोस्तों कि छात्रों के व्यवहार को समझना और उसका तर्कसंगत निदान खोजना। अगला प्रश्न है, यदि आप कक्षा को अतिरिक्त गृह कार्य करने के लिए दंडित करते हैं तो यह दंड विधान माना जाएगा अमनोवैज्ञानिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अनुशासन के क्रियान्वयन हेतु उत्तम उपाय क्या है? तो इसका जो उत्तम उपाय है वो है अवज्ञा करने वाले छात्रों को कक्षा से बहिष्कृत कर दिया जाना। अगला प्रश्न है, जब आप एक कक्षा को पढ़ा रहे हैं तो आपको पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी आपकी कक्षा में उपस्थित नहीं हैं जबकि दूसरे घंटों में वे उपस्थित थे, तो आप सबसे उचित निष्कर्ष क्या होगा आपका? तो इसका जो निष्कर्ष होगा वो होगा कि मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि है। अगला प्रश्न है, अच्छी पाठ्यपुस्तकों में विषय के संबंध में कैसा वर्णन होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है विस्तार पूर्वक वर्ण जो विवरण है वो होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अच्छी पाठ्यपुस्तक अनिवार्य रूप से कैसी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए त्रुटियों से रहित, जिसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, व्यवसाय का चुनाव करते समय मुख्य रूप से किस पर ध्यान देना? इसका राइट आंसर है अपनी रुचि पर, हमें क्या अच्छा लगता है, हमारी क्या इंटरेस्ट है। ठीक है, उस पर ध्यान हमारा केंद्रित होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पढ़ाते समय चित्र दिखाने से सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा होता है? तो इससे पाठ को समझने में सहायता मिलती है। अगला प्रश्न है, आपका शिक्षक अभी आपकी किसी गलती के आपको अगर दंड देता है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? मैं अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और फिर वो और मारेगा आपको, फिर आएगा मजा आपको। अगला प्रश्न है, यदि कोई छात्र अपनी घरेलू समस्या लेकर अध्यापक के पास आता है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे उस समस्या के विषय में छात्र के माता पिता से बात करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, किस वेद के सूक्त सभी वेदों से मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद के। अगला प्रश्न है, वेदांत किसे कहते हैं? वो कहते हैं उपनिषद को। अगला प्रश्न है, नई कविता के मुख्य कलात्मक विशेषता क्या है? तो वह बिंब और प्रतीकात्मकता। नेक्स्ट प्रश्न है, आचार्यों ने रीति की संख्या कितनी स्वीकार की है? तो उन्होंने करी है 3, ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न है, कौन सा गुण वीरता का भाव प्रदर्शित करता है? तो वह ऑप्शन नंबर ए ओज। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य में कवियों ने किस प्रेम की अभिव्यंजना की है? तो उन्होंने करी है ऑप्शन नंबर सी लोक कथा के द्वारा अलौकिक प्रेम की। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरोज स्मृति किसकी रचना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी निराला जी की। अगला प्रश्न है, विद्वानों ने पलायनवाद की संज्ञा किसे दी है? तो उन्होंने दी है ऑप्शन नंबर सी छायावाद को।
अगला प्रश्न है स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सु जमा आगत, स्वागत। अगला प्रश्न है दोस्तों सुंदरकांड किस पुस्तक का भाग है? तो इसका राइट आंसर है रामचरितमानस का। अगला प्रश्न है होरी प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का नायक है? तो है गोदान का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कलम का जादूगर किसे कहा गया है? तो कहा गया प्रेमचंद जी को। अगला प्रश्न है भ्रमर गीत का मुकुटमणि किस साहित्य को कहा गया है? तो कहा गया सूर साहित्य को। अगला प्रश्न है ओज प्रकाशक वर्ण में कौन सी रीति होती है? तो ऑप्शन नंबर बी गौड़ी। अगला प्रश्न दोस्तों आधुनिक काव्यों में नारी जागरण का महाकाव्य कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी यशोधरा। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किसकी भाषा ओजपूर्ण है? तो वो है रामधारी दिनकर जी। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किसकी अलग काव्य शैली है? तो वो है मुक्तिबोध की। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से इनमें से कौन है जो गद्य और पद्य पर समान अधिकार प्राप्त किए हुए? वो है महादेवी वर्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है नाक का बाल होना इस मुहावरे का अर्थ है अत्यंत प्रिय होना। अगला प्रश्न है दोस्तों किस कवि ने समरसता पर अधिक जोर दिया था? वो दिया था जयशंकर प्रसाद ने। अगला प्रश्न दोस्तों सूरदास ने राधा कृष्ण के किस रूप का वर्णन किया था? उन्होंने कहा था निर्गुण रूप का। अगला प्रश्न है महान चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हराया इस वाक्य में महान शब्द का व्याकरणिक परिचय क्या है? वो है कर्ता का विस्तार करना। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शुद्ध है? तो वो है दोस्तों प्रज्वलित। ये गलत हो गया दोस्तों शायद यहाँ पे, इसका मेरे को डाउट है। ठीक है। अगला प्रश्न है ढोला मारूड़ा दूहा किस प्रकार का काव्य है? वो है लोक काव्य। अगला प्रश्न है सौंदर्य की महिमा का अनासक्त साक्षी कवि किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तो तुलसीदास के बचपन का नाम था राम भोला। अगला प्रश्न है तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कितने दिनों में की थी? तो उन्होंने कर थी 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों की रचना किस आधार पर की थी? उन्होंने कर थी इतिहास और कल्पना के आधार पर। अगला प्रश्न है किस काव्य में श्रद्धा लज्जा वासना आदि मनोविकारों को सर्ग का रूप दिया गया? तो दिया गया था कामयानी में, ऑप्शन नंबर बी। तो अगले प्रश्न दोस्तों कुछ इस प्रकार से हैं। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को इसका बाद में बिल्कुल आंसर जो इसकी आंसर की है वही दिखाऊंगा, तो आप लोग जल्दी जल्दी से इसको देख लेना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 61, ये रहा आपका 62, 63, 64, ये रहा आपका 65, ये आ गया दोस्तों 166, ये आपके लिए डायरेक्शंस। इसके बाद दोस्तों ये रहा आपका 60, चलिए फिर से देख लेते हैं 166, 167। इसके बाद बात करते हैं 168 की, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 168। इसके आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, लास्ट में। तो ये रहा फिर आपका 169, ठीक है, 169, 169, 170। तो ये पर मैं बोल रहा था कि आपको बाद में बताऊंगा, मैं इसके आंसर की अभी बता दूँ आपको। चलो कोई बाद में आंसर की बताऊंगा मैं। 170 दोस्तों,
इसके ऑप्शंस ए, बी, सी और डी। ये रहे दोस्तों अगले क्वेश्चन के डायरेक्शंस आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, उसको आप लोगों ने पढ़ना है, फिर उसके हिसाब से आपको आंसर देने थे। ठीक है, ये रहा आपका पैराग्राफ। अब आ जाओ आप 167, 160, ओ सॉरी 161, 171, 172, 173। सर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया ना इसको, अब पढ़ते पढ़ते तो फिर सिर घूम रहा है अब। तो अब है दोस्तों 174, 175, 176। अब मन भी नहीं कर रहा है पढ़ने का इसको, तभी तो मैं स्किप कर रहा हूँ इसको थोड़ा थोड़ा। तो ये है 177, 178, 179। अब आ गया आपका 180। ठीक है, अब दे दी गई है आपको 180 से 181 से 186 के लिए डायरेक्शन। अब दोस्तों इसको आप लोगों ने पढ़ना है यहाँ पर। फिर उसके बाद है आ गया क्वेश्चन आपके लिए 181। ठीक है, इसके ऑप्शन ए, बी, सी और डी, ई भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 182। इसकी ऑप्शन आपके पास ये रही ए, बी, सी और डी और ई भी है। अगला प्रश्न आ गया आपके पास 183। इसके ऑप्शन रही ए, बी, सी और डी और इसके बाद ई भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है 184। आपके पास ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी ऑप्शन आपके लिए ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर ये आपके पास डी और ई ऑप्शंस। अगला क्वेश्चन है 185। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, ई भी है। अगला प्रश्न है 186। तो इसकी ऑप्शन ये रही ए, आपके पास ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। अगला प्रश्न है आपके पास ये यहाँ रही आपकी डायरेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 187। इसके ऑप्शंस आपके पास ये रही। इसके बाद आ जाओ आप 188 पे, 189, ये आ गया दोस्तों 190। तो ये इसके ऑप्शंस ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, तो अब इसके बाद देख लीजिए आप लोग, ये रहे इसके आंसर्स, इससे आप लोग मैच कर लेना इसको। ठीक है, 161 से 190। ठीक है, तो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों 191 कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो मिला था 15 अप्रैल 1948 को। अगला प्रश्न है ब्यास नदी का उदय किस स्थान से होता है? तो होता है रोहतांग दर्रे से। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है? तो होती है स्पीति में। अगला प्रश्न है चिनाब नदी लाहौल से निकलकर चंबा जिले में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो इसका जो राइट वो हो जाएगा भूजिंद नामक स्थान पर। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि चंबा शहर रावी नदी के किस किनारे पर बसा हुआ है? तो वो बसा है दाईं ओर। ठीक है, अगला प्रश्न है तोन किस नदी की सहायक नदी है? तो वो है यमुना नदी की। अगला प्रश्न है कमनीय किन्नौर नामक पुरस्कार जो पुस्तक है, ठीक है, किसने लिखी थी? जो कमनीय किन्नौर पुस्तक है किसके द्वारा लिखी थी? वो लिखी गई थी R.K. कौशल के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जिला नए हिमाचल में स्थित है? तो वो है दोस्तों कुल्लू। अगला प्रश्न है 199 कि वर्तमान हमीरपुर जिला पूर्व काल में किस रियासत का भाग था? तो वो था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कांगड़ा का। नेक्स्ट प्रश्न है लास्ट क्वेश्चन और बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन 200 निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोई भी झील नहीं है? तो दोस्तों पट्टा नामक स्थान पर एक भी झील नहीं है। ठीक है, तो ये रहे इसके भी आंसर्स। तो अगला जो क्वेश्चन हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे वो है 2000। तो प्लीज़ अगली वीडियो में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलते हैं। बाकी तब तक आप लोग अपनी
अपनी पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।